हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप लोगों को क्लास 12th की हिस्ट्री, जिसे पार्ट 1 के नाम से जानते हैं, के बारे में बता रहा हूँ। इसी हिस्ट्री को हम प्राचीन भारत के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत कुल आपके 4 चैप्टर हैं और इसमें से मैंने अभी तक आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ा दिया है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो है ईंट, मनके और अस्थियां। वहीं दूसरा चैप्टर जो है वो है राजा, किसान और नगर। इन दोनों चैप्टर को मैंने बड़ी ही अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है और अब मैं आप लोगों को चैप्टर 3 के बारे में बता रहा हूं, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। ठीक है दोस्तों, इस बंधुत्व, जाति और वर्ग के अंतर्गत हमें कई सारे टॉपिक के बारे में चर्चा करना है, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को अभी तक महाभारत का एक समालोचनात्मक संस्करण के बारे में बताया हूं, जिसे आपको पता होगा कि महाभारत को हम लोग जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बंधुता एवं विवाह, पितृवंशिता व्यवस्था के आदर्श, विवाह के नियम, स्त्री के गोत्र, क्या माताएं समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी या नहीं, इसके बारे में भी हमने बताया है। और साथ ही साथ आपको सामाजिक विषमता के बारे में भी हमने बताया है कि समाज में वर्ण व्यवस्था और जाति के आधार पर कितने प्रकार की विषमताएं थी, यानी भेदभाव था, इसके बारे में बताया है हमने। और उचित जीविका, अक्षत्रिय राजा, यानी क्या राजा क्षत्रिय ही हो सकता है या अक्षत्रिय भी राजा हो सकता है, इसके बारे में भी हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस अगले वीडियो में वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में आगे दिया हुआ है और उसमें है जन्म से परे। इसकी कहानी हम लोग बताने जा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जन्म से परे का मतलब क्या होता है। लेकिन इसके पहले मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने अपने मित्रों को इस चैनल के बारे में नहीं बताया है तो उन्हें आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर हैं सबको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैलाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके सब्सक्राइब और शेयर करने से हमारे चैनल को प्रमोट मिलेगा और मैं आप लोगों को और मेहनत के साथ ही घर में आपको बैठे बैठे मैं बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, ताकि इसके माध्यम से आपके लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई न रुके और लगातार चलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, आज हम लोग बात करते हैं जन्म से परे। जन्म से परे का मतलब क्या? जैसे इस जन्म से परे में हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे संसाधन और प्रतिष्ठा के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे कि संपत्ति पर क्या स्त्री और महिला का अलग अलग अधिकार होता था, और फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्ण और संपत्ति का अधिकार, कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर क्या संपत्ति पर अधिकार होता था, और फिर पढ़ेंगे कि एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति और भागीदारी। इस जन्म से परे में हम लोग ये 4 पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद से मैं आप लोगों को सामाजिक विषमता की व्याख्या करूंगा और बताऊंगा कि समाज में कैसे विषमताएं थी और क्या ये विषमताएं वास्तव में शुरू से ही चली आ रही थी या बीच में उसमें जानबूझ करके भेदभाव पैदा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग सबसे शुरुआत करते हैं जन्म से परे। अब ध्यान से समझिएगा, जन्म से परे का तात्पर्य है कि पहले हमारे यहाँ ये माना जाता था कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण जाति में होता है, वर्ण में होता है या क्षत्रिय वर्ण में होता है, तो उस व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा अच्छी मानी जाती थी। लेकिन क्या ये वास्तव में सही था? क्या कोई व्यक्ति जन्म से अगर ब्राह्मण नहीं है,
क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, और मान लीजिए कि शूद्र ही है, तो आगे चल करके क्या उसे कोई अच्छी प्रतिष्ठा या संसाधनों पर अधिकार मिल सकता है, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। इसी से कहते हैं जन्म से परे, यानी जन्म से परे, यानी जिस वर्ण में जन्म लिए उसके बाद भी उसकी बहुत सारे विकल्प पड़े हुए हैं। अब इस जन्म से परे में पहला हमें पढ़ना है संसाधन और प्रतिष्ठा। संसाधन आप समझ ही रहे हैं, संपत्ति कुछ चीजें से होती है जिसे कई सारे संसाधन होते हैं, और प्रतिष्ठा, तो क्या उन संसाधनों की वजह से भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती थी, तो इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। कह रहा है कि पिछले अध्याय मतलब दूसरे चैप्टर में, दोस्तों मैंने बार बार आपसे कहा है कि हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट रखता है, तो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि आर्थिक संसाधनों को लेकर कैसे दास, भूमिहीन, इसको हीन पढ़िएगा, भूमिहीन खेतीहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक यानी जो पशु का पालन करते थे, किसान जो खेती करते थे, ग्राम मुखिया जो गांव का मुखिया होता था, शिल्पकार जो कि शिल्पकार मतलब उसको कहते हैं जो उद्योग धंधे में काम करते हुए चीज़ों को बनाते थे, माला बनाना हो गया, जैसे बर्तन बनाना हो गया, वाणिज्य और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उदय हुआ। कहने का मतलब बाबू ये है कि हमने देखा कि संसाधनों के बल पर ही अलग अलग जाति में अलग अलग लोगों का पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक अभिनायक के रूप में उदय हुआ। उसमें तो कहीं जन्म नहीं था ना। इनमें से किसी कोई ऐसा व्यक्ति आपको लगता है कि इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय है? नहीं था, ऐसा कोई नहीं है जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, इनसे परे है, यानी वो इस जन्म के कुल से परे हैं। और फिर उनका कैसे विकास हुआ इसकी बात हम करें। उन्होंने सामाजिक अभिनायक के रूप में अपने को उदय किया, एक नायक के रूप में, एक राजा के रूप में, एक बड़े व्यक्ति के रूप में उन्होंने उदय किया। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। बात समझ में आई? उनका सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर नहीं था कि वो किस समाज से आए हुए हैं, क्या वो ब्राह्मण समाज से आए हैं या क्षत्रिय समाज से आए हैं, इस बात पर निर्भर नहीं था। इस पर निर्भर था कि उनके पास संसाधन कितना है, उनके पास संपत्ति कितना है, उनके पास अर्थ कितना है, इस चीज पर उनके सामाजिक दायित्व निर्भर था। लेकिन इसके ठीक विपरीत अब हमें यह देखना है कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या क्या आशय थे, यानी क्या उद्देश्य थे। संसाधन जो होते थे उस पर नियंत्रण होता था, उसका मतलब क्या था। ठीक है, तो आपने एक चीज पढ़ लिया ना, एक चीज समझ में आई होगी कि संसाधन और प्रतिष्ठा का मतलब था कि जन्म के आधार पर किसी को प्रतिष्ठा मिले ये पूर्ण रूप से उचित नहीं था। संसाधन अगर उसके पास है तो उसे प्रतिष्ठा अच्छी खासी मिल सकती है, जो हमने इसमें देखा कि एक अक्षत्रिय राजा व्यक्ति भी राजा बन सकता है। ठीक है, अब देखिए अब आगे कह रहा है कि संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। मेरे दोस्तों ध्यान से समझना कि जो संपत्ति है समाज में उस पर क्या स्त्री और पुरुष का एक ही जैसा अधिकार था या अलग अलग था? तो ये तो अलग अलग होना ही था, तब भी था और आज भी है। संपत्ति पर पुरुष और महिला का अलग अलग अधिकार है। तो वो हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग अधिकार था। कह रहा है कि संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार का तात्पर्य यह है कि संपत्ति पर महिला और पुरुष का अधिकार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता था, यानी यहाँ पे परिस्थितियां अलग अलग होती थी। अगर मान लीजिए कि किसी महिला को उसके यहाँ घर से कोई संपत्ति मिलती थी तो उस संपत्ति पर तो उस महिला का अधिकार होता था, लेकिन उसके घर पर जो छोड़ करके आ गई दूसरे के यहाँ, उस संपत्ति पे इसका अधिकार नहीं होता था। तो परिस्थितियां अलग हुई ना, कि जहां पैदा हुई है वहां के संपत्ति पे उसका अधिकार नहीं है, लेकिन वहां से उसके साथ जो संपत्ति भेजी जा रही है, जैसे मान लीजिए कुछ गहने हैं उसके, तो उस गहना पर किसका अधिकार है? उस महिला का अधिकार है। तो परिस्थितियां बदल गई ना। तो वही कह रहा कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता था। ऐसी ही परिस्थिति का एक ग्रंथ है, ऐसी ही परिस्थिति का एक ग्रंथ है महाभारत, जिसमें धूर्त कीड़ा की कहानी है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं
कि धूर्त क्रीड़ा जिसमें पासा खेला गया था और युधिष्ठिर ने कैसे अपनी सारी संपत्ति को हार करके और साथ ही साथ अपनी स्त्री को भी दांव पर लगाकर हार गए थे। यानी स्त्री भी संपत्ति जो थी उन पे पुरुष का ही अधिकार दिखाने का प्रयास करता है। तो परिस्थितियां अलग अलग थी, दायित्व अलग अलग था। ठीक है, ये बात आपने महाभारत में देखा होगा। हालांकि इनकी चर्चा धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों में भी किया गया है कि संपत्ति पर अधिकार महिला और पुरुष का अलग अलग होता था। इसकी चर्चा हमने पहले भी देखा है। लेकिन मनुस्मृति के अनुसार पैतृक संपत्ति या जायदाद जो भी है का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों को समान रूप से बंटवारा किया जाना था। मनुस्मृति कहता है कि जो पैतृक संपत्ति थी, जो माता पिता की जो जायदाद या संपत्ति थी, अगर माता पिता मर जाते हैं और उसके 4 पुत्र हैं तो चारों को समान रूप से बांट दिया जाता था। किंतु उसमें से जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसका विशेष भाग पर विशेष अधिकार होता था। लेकिन स्त्रियां इस पैतृक संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अमीर है, उसके 4 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, तो मरने के बाद उस संपत्ति पर उन 4 बेटे में को होता था और अधिक महत्व तो बड़े का मिलता था। लेकिन उस संपत्ति पर 2 जो पुत्री थी ना, 2, उनका कोई अधिकार नहीं माना जाता था। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के अलग अलग अधिकार हैं? ठीक है, तो इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी वो। किसमें? जो पैतृक है, जो मतलब पुश्तों से चली आ रही है। लेकिन कह रहा है कि परंतु विवाह के समय में मिले उपहारों पर, जो स्त्री को उपहार मिला था, जैसे सोना चांदी माला गहना गुड़िया जो देते हैं ना, उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। कि शादी के दौरान जो उसके पिताजी ने जो उसको दिया है उस पर महिला का अधिकार माना जाता था। और आज भी उस संपत्ति पर, उस गहने पर किसका अधिकार होता है? महिला का होता है। और इसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती है कि यही स्त्री का धन है या महिला का धन है। यह संपत्ति उनके पुत्र विरासत के रूप में प्राप्त कर सकते थे। यानी अगर महिला मर जाती है तब वो संपत्ति किसको मिलेगा? उसके पुत्र को मिलेगा, अदरवाइज वो और किसी को नहीं मिलेगा। उस स्थान पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, पर उस धन पर पति का कोई अधिकार नहीं माना जाता। आगे ना, तो अब संपत्ति पर अधिकार अलग अलग तरीके से है कि नहीं? पैतृक संपत्ति पर किसका अधिकार है जी? पुत्र का है। लेकिन स्त्री धन पर किसका अधिकार है? स्त्री का है। अगर वो चाहती है तब उसको पुत्र को देती है, तब उसका अधिकार होगा। उस स्त्री धन पर पुरुष का अधिकार नहीं है। स्त्रियां पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। अपने पिताजी की संपत्ति में महिलाएं कोई भी हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, और आज भी चलता है, आज भी मांग वो नहीं कर सकती थी। लेकिन स्त्री धन पर उनका अधिकार माना जाता था कि जो पिताजी ने उसे पर्सनली दिया है गहने के रूप में, वो गहने पर अधिकार किसका है? तो उस महिला का अधिकार है। आगे बात बाबू समझ में आपको? तो ये बात क्लियर हुआ आपका कि जो संपत्ति होता था उस पर पुरुष और महिला का अधिकार जो था भिन्न भिन्न था, अलग अलग था। ये समझ में आ गया। तो जन्म से परे हो रहा है कि नहीं कहानी? फिर अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं वर्ण और संपत्ति का अधिकार। यानी वर्ण और संपत्ति, यानी वर्ण जो हम लोग वर्ण व्यवस्था कहते हैं, और फिर वो संपत्ति जो है उस पर कैसा अधिकार, क्या वर्ण का है या कोई और का है। कह रहा है कि ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार वर्ण था। यानी वर्ण के आधार पर व्यवस्था की गई थी और अधिकार मिलता था, जिसमें 3 वर्णों के लिए तो विभिन्न प्रकार के जीविकाओं की चर्चा की गई है, जो हमने पीछे पढ़ा था कि ब्राह्मण की जीविका क्या है, क्षत्रिय की जीविका क्या है, और शूद्र की जीविका क्या है, और वैश्य की जीविका क्या है। तो 3 वर्ण जो तो ऊपर थे ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनकी तो जीविकाओं की चर्चा की गई है। लेकिन शूद्रों के लिए मात्र सेवा को ही जीविका का आधार बताया गया था, कि वो सेवा ही उनका क्या है? जीविका है। किनका? शूद्रों का। लेकिन यह विधान बहुत हद तक उचित नहीं लगता, बहुत नहीं था। अगर मान लीजिए शूद्र गरीब है, उसका सेवा ही है, तो बहुत सारे ऐसे शूद्र थे जो अमीर बन गए थे, और बहुत सारे ब्राह्मण थे जो गरीब भी थे। अब सुदामा भी तो एक ब्राह्मण ही थे, गरीब थे कि नहीं?
तो इस प्रकार से ये उचित नहीं लगता है। वही कह रहा है कि लेकिन यह विधान बहुत हद तक उचित नहीं लगता, क्योंकि ऐसी बात होती तो सबसे ज्यादा धन तो ब्राह्मण और क्षत्रियों के पास ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। निर्धन ब्राह्मणों की भी चर्चा मिलती है कि ब्राह्मण क्या थे, बहुत सारे गरीब भी थे और बहुत सारे ऐसे शूद्र भी थे जो अमीर भी थे। तो इस तरह से हम देखें कि जन्म के आधार पर तो प्रतिष्ठा नहीं मिली ना जी, जन्म के आधार पर तो संपत्ति नहीं मिली। इस प्रकार ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ में विकसित हुई। पर शुरू में बौद्ध ग्रंथ ने क्या किया, इसकी आलोचना की कि नहीं, ये जो बात ब्राह्मण लिख रहे हैं ये सही नहीं है, इन्होंने अपनी मन गढ़त कहानियां बना करके लिखी है। बौद्ध धर्म ने सामाजिक विषमता की उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि शुरू से तो समाज में कोई भेदभाव ही नहीं था, ये तो समाज में भेदभाव तो हमने पैदा किया। उन्होंने बताया बौद्धों ने कि शुरू में समाज में कोई विषमता नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था, ये तो भेदभाव समय के अनुसार हमने पैदा की। आप देख लीजिए ऋग्वेद में कोई सामाजिक भेदभाव नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक तक आते आते सामाजिक भेदभाव शुरू हो गया। तो वही करा, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और ना ही अस्थायी थे, मतलब ये जन्म से नहीं थे और ना ही अस्थायी थे। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया, कहा कि जन्म के आधार पर किसी को सामाजिक प्रतिष्ठा मिले ये सही बात नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण को ही हमेशा उचित प्रतिष्ठा मिलेगी, शूद्र को भी प्रतिष्ठा मिल सकती है अगर वह अपना कर्तव्य और संसाधनों पर नियंत्रण करे तो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब कह रहा है, इस तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमने किसके बारे में समझाने का प्रयास किया आपको, वर्ण और संपत्ति का अधिकार, की संपत्ति पर सबका अधिकार एक जैसा नहीं था, जो बताया गया था वो भी उतना उचित नहीं था। अब कह रहा कि एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी, यानी एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, एक अच्छा विकल्प दिया गया समाज की रूपरेखा को। कह रहा कि अभी तक हम यह पढ़ते आ रहे हैं कि लोग अपनी संपत्ति के आधार पर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे कि मेरे पास इतना संपत्ति है तो मेरा प्रतिष्ठा अच्छा होगा, पर और फिर उन्हें सामाजिक स्थिति प्रदान की जाती थी। लेकिन समाज में कुछ अन्य संभावनाएं भी थी, अन्य और भी संभावना था सामाजिकता को छोड़ करके, जहां दानशील आदमी का सम्मान किया था और वो अपने लिए धन इकट्ठा करता था, वह घृणा का पात्र समझता था। दानशील व्यक्ति को क्या समझते थे हम लोग, अच्छा समझते थे, लेकिन जो धन इकट्ठा करता था उसे हम घृणा मानते थे, वह घृणा का पात्र समझता था। इसकी जानकारी हमें तमिलकम क्षेत्र से प्राप्त होती है, जहां पर 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी। इन्हीं की कहानियों से ऐसा सुनने को मिलता है कि भेदभाव था। इसका उल्लेख तमिल भाषा के संगम साहित्य में मिलता है, जहां सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण किया गया है कि समाज में अगर आपको आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी अच्छी मिलेगी। जहां पर यह दिखाया गया है कि लाख विषमता और निर्धन होने के बावजूद भी संसाधनों पर नियंत्रण सभी का एक समान रूप से था, सभी मिल बांट करके इसका उपयोग करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। ये तो तमिल की बात बता रही, लेकिन उत्तर भारत में कुछ अलग था। अब देखिए, ये बात समझ में आ गई। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, जन्म से परे की कहानी हमने पढ़ी कि कैसे कैसे लोगों के अंदर भेदभाव और अलग अलग चीजें की गई थी जो जन्म के बाद पैदा हुआ था, पहले नहीं था। अब हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं लास्ट टॉपिक इसमें, जिसका नाम है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, यानी समाज में जो भेदभाव था उसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं कि क्या वास्तव में यह भेदभाव जन्म से होते आ रहा था या बाद में यह भेदभाव इसमें पैदा किया गया। कह रहा कि एक सामाजिक अनुबंध तैयार करते हैं, ढांचा तैयार करते हैं। कह रहे कि सामाजिक विषमताओं की व्याख्या अगर हम सूक्ष्म दृष्टिकोण से करें तो हम देखते हैं कि इस विषमता को लेकर लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण है। एक तरफ जहां धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र चार वर्णों को आधार मानकर समाज की सृष्टि को आधार प्रदान करता है, यही कहता है ना जी कि जो भी धर्म सूत्र हैं या धर्म शास्त्र हैं वो यही चार वर्णों को आधार मानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को मान करके क्या करते हैं, समाज की सृष्टि को आधार बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बौद्धों ने, जो बौद्ध ग्रंथ इसमें आ गया था, बौद्धों ने समाज में फैली इस विषमता के संदर्भ में अपना अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था जैसा आप बता रहे हो, और उन संसाधनों का वो विरोध करते हैं
जिन्होंने इसे जन्म दिया है। वो बताते हैं कि जिन लोगों ने इस सामाजिक विषमता को जन्म दिया, इसका ये विरोध करते हैं। कौन? ब्राह्मण, बौद्ध ग्रंथ वाले, बौद्ध वाले। और कहते हैं कि ये समाज में शुरू से नहीं था, बाद में हमने इसे पैदा किया था। बौद्धों का मानना है कि शुरुआती दौर में समाज में कोई विषमता नहीं थी, यानी शुरू में समाज में कोई भेदभाव नहीं था। और इसे सिद्ध करने के लिए सूत पिटक का सहारा भी लेते हैं। कहते हैं कि सूत पिटक में देख लीजिए ऐसा कुछ नहीं था। और उसमें वर्णित मिथक के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं था। शुरू में मानव पूर्ण रूप से विकसित नहीं था और ना ही वनस्पति जगत ही विकसित थी। वो बताते हैं कि जब सृष्टि का जन्म हुआ तो यहाँ पे ना ही उतना प्रकृति विकसित थी और ना ही उतना मनुष्य विकसित था। आई बात समझ में? और उसमें वर्णित मिथक के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं था और ना ही वनस्पति जगत ही विकसित थी। सभी लोग शांति से रहते थे, जितने भी लोग थे सब लोग शांति से रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना उन्हें जरूरत होती थी। अगर एक आम का पेड़ से अगर एक आम खाना है तो एक ही आम को तोड़ते थे, बाकी वो छोड़ देते थे कि प्रकृति का है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। और समाज में बिल्कुल शांति स्वरूप अपना जीवन यापन करते थे। किंतु समय बीतने के साथ साथ ये ब्राह्मण ये बौद्ध बता रहे हैं कि कैसे समाज में विषमता फैली। कि समय शुरू में बिल्कुल सही था, जैसे जैसे समय बीतते गया साथ ही इस व्यवस्था का पतन हो गया। मतलब वो जो पारंपरिक चीजें थी उसका पतन हो गया और मनुष्य अधिकाधिक लालची होने लगा। जैसे जैसे चीजें विकसित होना चला गया, मनुष्य क्या हो गया? लालची हो गया और प्रतिहिंसक हो गया, उसके प्रति हिंसा करने वाला लालच में आकर के, और कपटी भी हो गया। ठीक है, इस प्रकार सामाजिक विषमता का विकास होने लगा। यानी शुरू में उनका कहना है कि बिल्कुल भेदभाव नहीं था। जैसे जैसे इंसान क्या होने लगा? लालची होने लगा, हिंसक होने लगा, कपटी होने लगा, उसे धन से प्रेम होने लगा, तो धन इकट्ठा करने के लिए लोगों की हत्याएं करने लगा और अपने पास धन इकट्ठा करके रखने लगा। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते समाज में भेदभाव भी शुरू हुआ और विषमताएं भी पैदा हुई। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए लोगों ने एक व्यक्ति को चुन लिया। अब देखिए, अब कहा कि जब ये चीजें हुई, भेदभाव हुआ, कपटी हुआ, लालची हुआ, तब इन्हीं लोगों ने क्या किया? अपने पूरे ग्रुप में से एक व्यक्ति को चुन लिया जिसे महासम्मत की संज्ञा दी गई। क्या दी गई? महासम्मत की संज्ञा दी गई, यानी उपाधि दी गई, उसको महासम्मत की उपाधि दी गई, जिसे आगे चलकर उसी महासम्मत को राजा कहा गया। ये बिल्कुल आपको ऋग्वेद की कहानी बता रहा हूं मैं, क्योंकि ऋग्वेद में भी क्या था? ऋग्वेद में भी यही स्थिति थी कि 10 कबीले थे और छोटे छोटे ग्रुप में, तो लोगों का, तो उनके एक व्यक्ति को रक्षा करने वाला एक व्यक्ति चाहिए ना जी। तो उन्होंने अपने में से एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जो राजा कहलाने लगा। उसी तरह से ये भी ग्रुप में से जो आपसी में लालची कपटी हो गए लोग, तो इनसे बचने के लिए इन लोगों ने एक महासम्मत की नियुक्ति की, यानी उपाधि दी, और उसी महासम्मत को आगे चल करके क्या नाम दिया गया? राजा कहा गया। इससे यह पता चलता है कि राजा का पद लोगों द्वारा ही चुना गया, पैतृक नहीं था। जैसे हमने कहा ना कि क्षत्रिय ही राजा बन सकता है, जन्म से आधारित है, ये उतना उचित नहीं था। राजा कोई भी बन सकता था, बशर्ते कि उसको पास संसाधन हो और समाज में उसकी प्रतिष्ठा अच्छी हो, लोगों की सेवा कर पाए। इससे यह पता चलता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुना गया। राजा लोगों की सेवा करता था। मेन उद्देश्य क्या था राजा का? लोगों की सेवा करना, और उसके बदले में सेवक उसे कर देते थे। ये ऋग्वेद की कहानी बता रहा हूं मैं, ये बिल्कुल सेम है। उसके बदले में उसे जनता क्या करती थी? कर देती थी। ठीक है, और समाज में कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन समय के साथ साथ समाज में परिवर्तन भी हुआ और वर्ण तथा जाति का विकास भी हुआ। जैसे जैसे समाज में भेदभाव धीरे धीरे वर्णन हुआ, होने लगा, भेदभाव आने लगा, तो समाज में परिवर्तन हुआ। और जब परिवर्तन हुआ तब अब जाकर के वर्ण और जाति का विकास हुआ, और इसी के साथ ही सामाजिक विषमता का भी विकास हुआ। जब वर्ण और जाति आया तब जाकर के समाज में भेदभाव की स्थिति शुरू हो गई। अदरवाइज बौद्ध ग्रंथ के अनुसार समाज में कोई भेदभाव नहीं था। इसको पैदा करने वाले कौन थे? तो ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र के माध्यम से लोगों के दिमाग में डाला और एक
वर्ण बनाया और उस वर्ण के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव पैदा करने की कोशिश की, विषमता पैदा करने की कोशिश की, असमानता पैदा करने की कोशिश की, जो आज भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं और मैंने आपको आज के वीडियो में दो चीज़ समझाने का प्रयास किया। एक तो जन्म से परे की कहानी क्या होती थी और दूसरा सामाजिक विषमता की व्याख्या कैसे किया गया, कैसे समाज बिल्कुल ही स्वच्छ था, समाज में कोई भेदभाव नहीं था और धीरे धीरे समय के अनुसार चीज़ें बदलती चली गई। लोग लालची होते गए, कपटी होते गए, बेईमान होते चले गए और फिर उन्हीं में से रक्षा करने के लिए राजा की उत्पत्ति होती है और धीरे धीरे क्या होता है, समाज में भेदभाव की स्थिति पैदा होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि चैनल जल्दी से जल्दी आपका प्रमोट होता चला जाए। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत,